हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड ब्रह्मांड जब हम सब शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा द्वारा कोई अंडाकार की वस्तु है जिसका निर्माण किया गया है। देखिए, मनुष्य हमेशा जिज्ञासु रहा है ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए, और चाहे वो धार्मिक रूप से हो या तो वैज्ञानिक रूप से हो, हमेशा उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जो हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे वो हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि आखिर ब्रह्मांड क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है और इसके बारे में क्या क्या सिद्धांत प्रचलित है, और जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ मूलभूत प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, बेसिक प्रश्न। उससे क्या होता है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, बड़े एकाग्रचित्त होकर पढ़ते हैं, और आपके साथ में प्रश्न भी तैयार होते जाते हैं। जैसे मैंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ प्रश्न तैयार किया है कि ये क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और इसकी उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत क्या है, और कुछ जो टर्म्स है उसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे नेबुलास क्या है, गैलेक्सी क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अरबों गैलेक्सियों, अर्थात गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनियाँ बोलते हैं, तो अरबों गैलेक्सियों, तारों, ग्रहों और विभिन्न आकाशीय पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। देखिए, ब्रह्मांड बड़ा अनंत है और बड़ा असीमित है। इसका ना तो कोई आदि है पता है, ना अंत पता है। तो और इसलिए वैज्ञानिकों की अपनी, मतलब ये प्रूवन नहीं है, बट वैज्ञानिकों की मान्यता है कि ब्रह्मांड दो हो सकते हैं, एक दृश्य जो हमें दिखाई देता है और एक अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देता। इसके पीछे जो कारण है वैज्ञानिकों ने दिया है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड का जो 85% जो क्षेत्र है वो लगभग बना हुआ है डार्क मैटर से। डार्क मैटर को हिंदी में आंत्र पदार्थ बोलते हैं। अब ये डार्क मैटर क्या है, तो देखो, डार्क मैटर क्या है कि उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, विकिरण नहीं करते, और जो पदार्थ विकिरण नहीं करते वो दृश्य भी नहीं होते। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि पता नहीं, जो अब दृश्य नहीं है तो पता नहीं उससे आगे क्या है क्या नहीं है। तो उसके पीछे ये तर्क है। अब देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है वो है जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसको क्लॉडियस टॉलेमी ने दिया था। और टॉलेमी महोदय ने क्या कहा कि देखो, पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अब उस समय जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया होगा तो लोगों ने कहा होगा, अरे वाह वाह, क्या सिद्धांत है। बट फिर क्या होता है कि देखिए, वैज्ञानिक जो अवधारणाएं हैं तभी तक सही हैं जब तक इनका कोई काट नहीं है। ये कोई भी वैज्ञानिक जो भी सिद्धांत है वो एक, मतलब ये नहीं रहता कि अब यही सही है, यही अंतिम सत्य है, जब तक कोई नया सिद्धांत नहीं आ जाता। तो फिर इसके बाद हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आती है, जिसको कॉपरनिकस महोदय ने दिया। और कॉपरनिकस को बोला जाता है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है कॉपरनिकस को। इन्होंने बोला कि नहीं टॉलेमी भैया जी, आप गलत हो, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो अन्य ग्रह है वो इसकी परिक्रमा करते हैं, और यही सिद्धांत अभी सर्वमान्य है। इसके बाद आते हैं एडविन पी हब्बल महोदय। हब्बल नाम से एक टेलीस्कोप भी है, उन्होंने दिया अपना सिद्धांत, विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत, अर्थात एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब इसके अंतर्गत क्या है आप देख लीजिए। देखिए, उन्होंने बोला कि हब्बल महोदय ने बोला कि देखो, ब्रह्मांड तो अब है, बन गया, बट ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड बस स्थायी हो गया, बस ऐसे ही है, बल्कि ब्रह्मांड में अभी भी विस्तार हो रहा है। और इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया कि देखिए, जो आकाश गंगा है उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो इससे सिद्ध होता है कि जो ब्रह्मांड है उसका भी विस्तार हो रहा है। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैंने किया, आप भी करिएगा। एक बैलून लीजिए आप, अब बैलून में थोड़ी सी हवा भरिए और उसके ऊपर कुछ चिन्ह बना दीजिए। आप सोच लीजिए कि यही जो है गैलेक्सीज हैं। अब फिर थोड़ी हवा भरिए। अब आप देखेंगे क्या कि जो ये गैलेक्सीज है ना, उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप हवा भरेंगे ये इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। बस इसी से उन्होंने बोला कि जब टेलीस्कोप से देखा होगा कि आकाश गंगाओं के बीच की भी दूरी बढ़ती जाएगी। देखिए, जब आप चिन्ह ऐसे या बैलून में आप ये करेंगे प्रयोग, तो उससे आपको ये भी दिखाई देगा कि जो ये है, ये तो आपस की दूरी तो इनके बीच की बढ़ती जा रही है, बट जो ये जो चिन्ह है वो भी थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। बट ये एक जैसे एग्जाम्पल है। तो ये इनकी थ्योरी हो गई। अब ये थ्योरी उन्होंने 1920 में दिया था, ठीक है।
फिर इसके बाद एक थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, अर्थात महाविस्फोटक सिद्धांत। इसको दिया था 1978 में। बेल्जियम के एक खगोलविद थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेर। देखिए अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड था ना, जब ब्रह्मांड नहीं था उसके पहले क्या था, ब्रह्मांड एक सूक्ष्मतम रूप में था, अर्थात एक परमाणु के रूप में था। और ये जो परमाणु है इसका घनत्व इतना अनंत था और इसका तापमान इतना ज़्यादा था कि इसके क्या हुई, धीरे 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 इसके जो क्रिटिकल लिमिट है उसका उल्लंघन हुआ। अब क्रिटिकल लिमिट क्या है, उसको हिंदी में क्रांतिक सीमा बोलते हैं। देखिए हर वस्तु की अपनी एक क्रिटिकल लिमिट होती है। चाहे आप एक कप का उदाहरण ले लीजिए, जब आप कप में चाय डालते हैं तो भाई जितना उसमें स्पेस होगा उतनी तो चाय आएगी। अगर उसके आप एक सीमा के बाद ज़्यादा चाय डालेंगे तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही परमाणु की भी अपनी एक लिमिट होती है, लिमिट थी कि इससे ज़्यादा अगर ताप होगा, अब घनत्व आएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब उसमें जब इतनी अनंत ताप और घनत्व बढ़ा तो इतना भयंकर इसमें विस्फोट हुआ कि जो भी पदार्थ थे, धूल कण जो भी था मटेरियल, वो सब ऐसे ऐसे फैल गया। और यह सब जो है 1 सेकेंड के भीतर ऐसा सब हुआ, 1 सेकेंड के भीतर। और कहते हैं कि 3 मिनट के विस्फोट होने के लगभग 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। अब जब ये ब्रह्मांड ऐसे विस्तार हो रहा था, जब विस्तार होगा कोई चीज़ तो क्या वो धीरे धीरे ठंडी भी होती जाएगी। और जब समय के साथ लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान इसका तापमान लगभग 4500 केल्विन तक गिर गया, तो क्या हुआ कि जो और भी परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, अर्थात कुछ और इसमें कण आ गए। अब इससे क्या हो गया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो पारदर्शी हो गया। तो ब्रह्मांड पारदर्शी होने के पीछे जो कारण है वो यही है कि वो जब तक जैसे जैसे ठंडा हुआ उसे परमाणु पदार्थ निर्माण हुआ, परमाणु पदार्थ का, और इसके बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। अब देखिए, और जो जॉर्ज लेमेंतेयर की जो ये थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, इसने एडविन पी हब्बल का भी समर्थन किया कि भैया हाँ, ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमाणु जो पदार्थ हैं वो अभी भी फैल रहे हैं। तो एक ये हो गया। इसके आई होप आपको समझ में आ गई होगी बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए इसी क्रम में आगे देखा जाए, इसी शोध में कि ब्रह्मांडों के रहस्यों की जानकारी के लिए हासिल करने के लिए 2008 में एक यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको सर्न बोलते हैं, CERN, सर्न ने फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा में एक बड़ा महाप्रयोग किया। उस महाप्रयोग का नाम दिया उन्होंने LHC, अर्थात लार्ज हैड्रन कोलाइडर। यह उन्होंने एक पृथ्वी की सतह के लगभग 100 फीट नीचे और एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में यह प्रयोग किया था। और इसी प्रयोग के दौरान 2012 में उन्हें एक कण की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने दिया हिग्स बोसान कण। अब ये हिग्स बोसान कण क्या है, इसको देखिए ईश्वरीय कण भी कहते हैं। मेनली ये इन कणों को मूलभूत कण कहा गया, और कहा गया कि जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उन सब में भार के लिए यही जिम्मेदार कण है, यही कण जिम्मेदार है, एक तरह से मूलभूत कण है। अब देखिए हिग्स बोसान कण, इनका नाम कैसे पड़ा ये इस कण का, तो हिग्स एक पीटर हिग्स करके एक भौतिक शास्त्री हैं, और दूसरा बोसान एक भारतीय जो गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों के नाम से, और पीटर हिग्स, इन दोनों के नाम से पड़ा इसका नाम हिग्स बोसान कण। पीटर हिग्स को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और अभी भी वो जीवित हैं। जब 2012 में ये इसकी घोषणा हो रही थी जिनेवा में इस हिग्स कण के बारे में, तब उस समय वो भी उपस्थित थे, और उन्होंने बोला था कि मुझे पता नहीं था कि मेरे जीते जी ही ये सब हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले उन्होंने जब उन्होंने सिद्धांत अपना दिया था कि ऐसे कुछ कण हैं जिनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तब उन्होंने बोला था कि देखो पता नहीं मेरे जीवन काल में ये संभव हो या ना हो, कि लेकिन अपने परिवार वालों को बोला था कि भैया एक वाइन की बोतल फ्रिज में रख दो, जब भी कुछ ऐसा हो तो सेलिब्रेट कर देना। लेकिन अच्छा हुआ कि उनके जीवन काल में ही यह संभव हो सका। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है। तो ऐसी वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग ब्रह्मांड में 19 अरब गैलेक्सियाँ हैं, 19 अरब गैलेक्सियाँ हैं, और अभी पता नहीं कितनी गैलेक्सियाँ और भी, लेकिन
होंगी, क्योंकि उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अब ये गैलेक्सियाँ हैं क्या, तो देखिए गैलेक्सियाँ मेनली गैलेक्सी क्या है कि एक तरह से धूल, कण और तारे और ग्रह और जो भी जितने भी अन्य जो पिंड है, आकाशीय पिंड है, वो सब इसी के अंतर्गत हैं, गैलेक्सियों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उसी से गैलेक्सियों का निर्माण हुआ है। अब गैलेक्सियों के प्रकार कितने हैं, तो गैलेक्सियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं आकार के दृष्टिकोण से। एक तो सर्पिलाकार है, एक दीर्घवृत्तीय अर्थात चक्राकार भी ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। उनका अनियमित आकार भी हो सकता है। अनियमित क्यों, क्योंकि जो गैलेक्सी के अंदर तारे हैं, जो भी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ी हुई हैं। और जब ये गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है तो उनका आकार अनियमित हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इधर उधर सब मटेरियल जो है भागने लगता है। तो ये हो गया। अब 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने कहा था कि आकाशगंगा का जो आकार है वह दंड सज्जित सर्पिलाकार है, अर्थात उसने बोला था बैड स्पाइरल आकार का है। तो एक आकार और जुड़ गया उसमें। अब पृथ्वी जिस गैलेक्सी में स्थित है उसको पता ही आपको मिल्की वे कहते हैं, और जो हमारे पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसको एंड्रोमीडा बोलते हैं। हिंदी में उसे देवयानी बोलते हैं, देवयानी आकाशगंगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो निहारिका अर्थात नेबुला और गैलेक्सी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेबुलाज एंड गैलेक्सी। तो देखिए गैलेक्सी क्या होती है, बड़ी विशाल होती है। उसके अंतर्गत मतलब अरबों तारे, ग्रह और विभिन्न आकाशीय पिंड होते हैं। और जो निहारिकाएं होती हैं अर्थात नेबुला जो होती हैं, वह क्या होता है, एक बादल है बेसिकली। इसमें धूल है, कण है और आयनीकृत गैसें हैं, विशेष रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। और देखिए जो ये निहारिका है, निबुला है, इसी से क्या होता है, इसी के जो मटेरियल है, इसी से तारों का निर्माण होता है। तो तारों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो नेबुला। और ये नेबुला क्या होता है, जब तारों का एक अपना जीवन क्रम है, जब बाद में उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उस विस्फोट से जो सामग्री निकलती है उससे भी नेबुला का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो तारों के निर्माण के लिए ये निहारिकाएं जिम्मेदार हैं। तो गैलेक्सी क्या हो गई, एक विशाल हो गई, मतलब गैलेक्सी के अंदर ही निहारिकाएं विद्यमान होती हैं। तो आई होप आपको गैलेक्सी और निहारिकाओं में अंतर पता चल गया होगा कि दोनों क्या हैं। तो आज की कक्षा में सिर्फ हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, आपको और कुछ बता देती हूँ। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ब्रह्मांडीय वर्ष क्या है या प्रकाश वर्ष क्या है। तो देखिए ब्रह्मांड वर्ष क्या है कि सूर्य द्वारा गैलेक्सी के जो केंद्र की जो परिक्रमा करने में जो अवधि लगती है उसको ब्रह्मांडीय वर्ष बोलते हैं। और प्रकाश वर्ष क्या है, तो सूर्य द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब आप मुझे प्रश्न है बताइए कि एक तो बताइए कि प्रकाश की गति क्या है, कितनी होती है, और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। ये दो प्रश्न है आपके कि प्रकाश की गति कितनी होती है और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। और ये बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर, नहीं तो अगली कक्षा में मैं बताऊंगी आपको। आई होप आपको ये कक्षा आज की अच्छी लगी होगी और थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ डाउट होता है वो भी पूछिए, या फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है वो भी बताइए, मैं वो भी सुधार करूँगी आगे। और वो अगली कक्षा में फिर हम लोग तारों के बारे में पढ़ेंगे कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका अपना विकास क्रम क्या है, चंद्रशेखर सीमा क्या है, और ग्रह और जो ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, और क्रमिक रूप से हर एक ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसकी। और वीडियो को भी आप लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।